श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, श्री किरण रिज्जू जी, श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री फग्गन सिंह जी, जॉन बारला जी, श्री अनिल कुमार सचिव ट्राइबल अफेयर्स, और आज देश भर से आए हुए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, सांसद और ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, आप सभी को नमस्कार। आज का दिन पूरे देश के लिए और विशेषकर जनजातीय समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। उन लोगों के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन है जो सालों से जनजातीय विकास के लिए, जनजाति की संस्कृति, संस्कार, कला, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए अनुसंधान भी करते हैं, नीतियां बनाने का काम भी करते हैं और नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए वॉचडॉग का भी काम करते हैं। इस सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज श्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना के अनुसार राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज अस्तित्व में आ रहा है, उसकी शुरुआत होगी। मित्रों, जब भी कोई एक नई शुरुआत होती है, हमें लगता है कि ठीक है भाई, एक और रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया, कोई अनुसंधान संस्थान बन गया। मगर आज कई ऐसे संस्थान देश में हैं जो 50-60 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो अगर हमें मालूम पड़ता है कि वो न होते तो क्या होता। देश में जब भी विकास आयोजन से हो, इसलिए प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई होगी, शायद इससे भी कम महत्व का वो कार्यक्रम होगा। मगर प्लानिंग कमीशन और बाद में अब नीति आयोग का योगदान देश के विकास में जब देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कि अगर प्लानिंग कमीशन न होता तो विकास की गाड़ी हमारी डिरेल हो जाती, अलग रास्ते पे चली जाती। अनुसंधान के आधार पर विकास और विकास के मीठे फल हमने प्लानिंग कमीशन के देखे हैं। जब किसी ने भेल की स्थापना करी होगी तब महज एक विद्युत उत्पादन के उपकरणों को बनाने वाले कारखाने के रूप में देखा होगा। मगर जब आज एनालिसिस करते हैं 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, कि देश के 91% विद्युत बनाने वाले कारखानों में जो संयंत्र है वो भेल का बनाया हुआ है। जब भेल न होता तो क्या होता, हमें इसकी कल्पना जब भेल बनता है तब नहीं आती। जब LIC की स्थापना हुई होगी, लगा एक इंश्योरेंस कंपनी सरकार ने बना दी, मगर जब LIC का व्यापार 60 साल 65 साल के बाद मुड़ कर देखते हैं तो समाज के मध्यम वर्ग को, समाज के निम्न मध्यम वर्ग को सामाजिक सुरक्षा देने में LIC का योगदान देखते हैं, तब मालूम पड़ता है कितनी बड़ी घटना उस वक्त होगी। उसी तरह से ये आज जनजातीय विषयों पर एक अनुसंधान कार्य के लिए राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो बन रहा है, वो इतना ही बड़ा कार्य है। 50 साल के बाद इसके योगदान को अगर कोई देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी की कल्पना है। अनेक प्रकार के 2 दर्जन से भी ज्यादा जनजाति अनुसंधान संस्थान अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाओं के तत्वाधान में काम कर रहे हैं, मगर उसको राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नदारद थी, राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नहीं थी। और हमारे जनजातीय समाज में इतनी सारी विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, खान पान की विविधता है, वेशभूषा की विविधता है,
कौशल की भी विविधताएं हैं। ये विविधताओं को अगर एक कड़ी नहीं जोड़ती है तो समग्र देश के जनजातीय समाज के विकास का स्वप्न अधूरा ही रहता है। मुझे लगता है मोदी जी ने जो कल्पना करी है और राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान आज बन रहा है, वो एक कड़ी बनने वाला है और हमारी कल्पना का जनजातीय विकास को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इसलिए मैं आज जनजाति मंत्रालय और नीति आयोग दोनों को बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने जो कार्य करा है इसके दूरगामी परिणाम आएगा। आजादी के अमृत महोत्सव में एक कार्य हो रहा है। अभी अभी ही मोदी जी ने पहली बार आजादी के बाद जनजातीय गौरव दिवस इसकी घोषणा भी की और पहले जनजातीय गौरव दिवस को मनाने का काम भी हमने अभी अभी किया। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन जिसको कह सकते हैं, इस प्रकार का कार्यक्रम आज हो रहा है। कहने को राजनीतिक भाषणों में बोलना अलग बात है, मगर उसको जमीन पर उतारना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मोदी जी पहले भी जब गुजरात में मुख्यमंत्री था, मैं उनका वहां की मंत्रिपरिषद में भी साथी था। उस वक्त उन्होंने समग्र गुजरात के समग्र जनजातीय समाज के विकास की कल्पना की, जिसमें व्यक्ति का विकास भी समाहित था, गांव का विकास भी समाहित था और क्षेत्र का विकास भी समाहित था। ये तीनों का संपूर्ण विकास नहीं होता है तब तक जनजातीय समाज का विकास नहीं होता है। इसलिए तीनों विकास को समाहित करते हुए उन्होंने वनबंधु कल्याण योजना वहां जमीन पर उतारी थी और पहली बार आजादी के बाद जो जनजातीय समाज को संविधान ने अधिकार दिया है, जितनी आबादी है उतना बजट में आवंटन होना चाहिए, वो किसी राज्य ने किया तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में किया गया। सबका विकास, समावेशी विकास, सर्वस्पर्शीय विकास, उसको लक्ष्य में रखकर ये वनबंधु कल्याण योजना उस वक्त बनाई गई थी। अब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक प्रकार की विविधता वाले इस देश के 8% जिसकी आबादी है, 10 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है, ऐसे जनजातीय समाज को एक सूत्र में इसके विकास को पिरोने के लिए इस संस्थान की कल्पना की थी। आज उसका मूर्त स्वरूप मिल रहा है। जल, जंगल, जमीन ऐसे महत्वपूर्ण विषय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा, जो जनजातीय समाज का प्राण है, ऐसे विषय, अनेक परंपरागत कानून बने हुए हैं हर क्षेत्र में। आपको आश्चर्य होगा, आज भी डांग भारतीय संघ का हिस्सा नहीं है। भारत सरकार को वहां के राजा ने डांग को लीज पर दिया हुआ है। अनेक प्रकार के जनजातीय परंपरागत कानून इस देश में बने हुए हैं। इस पर भी अनुसंधान की जरूरत है। इसका अभी के कानून के साथ सामंजस्य करे बगैर कोई भी जनजाति कल्याण के कानून को आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जनजाति सालों से वो कानून के आधार पर जीने के लिए परंपरागत रूप से आदी है। तो हमने नए कानून को पुराने कानूनों के साथ सामंजस्य भी बिठाना पड़ेगा। इस सभी विषय पर, जैसे मैंने आगे कहा, जल, जंगल, जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति, भाषा, परंपरा, खानपान और स्थानीय कानूनों, ये सभी विषयों पर अगर अनुसंधान करना है तो वो राष्ट्रीय स्तर पर ही हो सकता है और उसकी मान्यता भी तभी आ सकती है जब ये अनुसंधान का पेपर राष्ट्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय में आए और उसके माध्यम से संसद में जाए। इंस्टीट्यूशन विभिन्न विषयों पर
अनुसंधान और मूल्यांकन करेगा, जो मैंने आगे बताया है। कर्मचारियों का प्रशिक्षण और जो संस्थान चल रहे हैं उसकी क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग का भी काम करेगा। डेटा संग्रह भी करेगा और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अच्छी जो बातें हुई है उसका प्रचार और प्रसार भी करेगा। जनजातीय त्योहारों को एक अलग स्वरूप से आधुनिक स्वरूप देकर इसकी मूल भावनाओं को संजोए रखते हुए लोकप्रिय बनाना, उसको टूरिज्म के उपयोग में लाना, इसका भी आयोजन करेगा। पारंपरिक कानून पर डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च का कार्य करेगा। मोदी जी ने जो कल्पना करी है जनजातीय संग्रहालयों की, इसमें क्या विविधता हो सकती है, इसका रखरखाव, इसका मेंटेनेंस, इस पर भी काम करेगा। और सभी नीतियों के बारे में राज्य सरकारों के साथ समन्वय का काम भी यही अनुसंधान के अंदर करेगा। एक दृष्टि से समग्र जनजातीय समाज के विकास का खाका खींचने का काम ये अनुसंधान के अंदर करने वाला है। तो देखने में फौरी तौर पर तो एक इंस्टीट्यूट लगेगी, मगर मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, बहुत समझ कर कह रहा हूं। आने वाले देश की आजादी के शताब्दी तक के समय के 25 साल के जनजातीय विकास की रीढ़ की हड्डी ये अनुसंधान के अंदर बनने वाला है। अनुसंधान संस्थान और जन शिक्षा के लिए मोदी जी ने शुरुआत से बहुत बल दिया है। जब कांग्रेस की सरकारें चलती थी तब 2014 में इसके लिए बजट 7 करोड़ रुपया था। मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 करोड़ था। 2022 के बजट में इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान, क्योंकि कोई भी विकास करना है तो इसकी नींव ठोस चाहिए। विकास की योजनाओं का आधार कमियों का अभ्यास कर ही कर सकते हैं। कमियां दूर कैसे होगी इसकी नीति बनाकर ही कर सकते हैं, और नीति का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा इसको संपूर्ण रूप से आयोजित कर ही आप विकास कर सकते हो। अगर अनुसंधान नहीं है तो ये नहीं हो सकता। सिक्योर ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की संख्या में भी बहुत बढ़ोतरी करी है, 27 बनाए हैं। और सेंटर फॉर एक्सेलेंस ऐसे कोई क्राइटेरिया ही नहीं था, मोदी जी ने आने के बाद बनाया। मुझे कहते हुए आनंद है कि 49 प्रतिष्ठान आज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में सर्टिफाइड है। शायद वो ओडिशा या गुजरात या झारखंड में गांव में जो ट्राइबल महिला है उसको मालूम नहीं है, मगर ट्राइबल जनप्रतिनिधियों ने, ट्राइबल के क्षेत्रों में काम करने वाले एनजीओ ने, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर काम करने वाले रिसर्चर ने इसका बहुत अच्छे से उपयोग करना चाहिए कि आदिवासी का, ट्राइबल का स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, इसकी खान-पान की परंपराएं बनाए रखते हुए इसके न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को कैसे हल कर पाए, जो परंपरागत रोग है इसको हम कैसे हटा पाए, और इसको सम्मान के साथ आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है। ये सारी चीजों को इस इंस्टीट्यूशन और सेंटर फॉर एक्सीलेंस से ही हम आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी जी ने 2014 में ही महसूस किया था कि ट्राइबल रिसर्च में बहुत बड़ी भिन्नता है, हर राज्य का एक अलग स्वभाव है। राज्यों में भी कई बार जिले जिले में ट्राइब्स का अलग स्वभाव है। राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय नीतियां सभी देश की जनजातियों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। जनजाति संबंधी लेगेसी के मुद्दों पर भी कई सारे विवाद सालों से लटके हुए हैं, इसका भी निपटारा जरूरी है। और जनजाति मुद्दों पर नॉलेज बैंक भी बनाना चाहिए। ये सभी चीजों को ध्यान में रखकर इंस्टीट्यूशन की कल्पना की गई थी और इंस्टीट्यूशन की स्थापना करी। लगभग 10 करोड़ के खर्च से नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की आज स्थापना हो रही है। कम से कम मुझे इसका बहुत बहुत आनंद भी है और मैं बहुत आशावादी हूं।
सरकार को नीतिगत जानकारी भी ये अनुसंधान संस्थान देगा। राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी अनुसंधान संस्थान काम करेगा। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय ज्ञान केंद्र भी यहीं बनाया जाएगा। शैक्षणिक, कार्यकारी और विधायी क्षेत्र में जनजातियों के समस्याओं का और मुद्दों के समाधान के लिए भी अनुसंधान का एक बहुत बड़े वाइड मैंडेट के साथ इसकी कल्पना की गई। इसलिए मैं सभी जो नेता मेरे सामने बैठे उनको कहना चाहता हूं कि इसको एक फॉर्मालिटी मत समझिएगा। आज आप बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित है, इतना मान कर रहे हैं। जनजाति सम्मान के लिए मोदी जी की सरकार ने ढेर सारे काम करे हैं। एक फिल्म भी हमने देखी। कई सारे राज्यों के अंदर हमारे भुलाए गए, विसरे गए कांग्रेस शासन में जिनको भुला दिया गया, ये सारे जनजातीय नेता को गौरव प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। खासी गारो आंदोलन हो, मिजो आंदोलन हो, कौल आंदोलन हो, मणिपुर का आंदोलन हो, वीर दुर्गावती का शौर्य हो या रानी कमलापति का बलिदान, ये सबको कहीं न कहीं गौरव देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के साथ जोड़कर आदिवासी जनजातीय गौरव दिन मनाने का भी हमने फैसला किया है। 10 संग्रहालय भी हम बना रहे हैं और मैं मानता हूं लगभग 200 करोड़ रुपया इसके लिए हमने खर्च करे। मैं आज एक अलग परिप्रेक्ष्य में मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई बात भी करना चाहता हूं। मैं जब गृह मंत्री बना, गृह मंत्रालय का रिव्यू कर रहा था, तब मुझे अजीब लगता था कि गृह मंत्रालय में नॉर्थ ईस्ट क्यों रखा है। गृह मंत्रालय का काम डेवलपमेंट है ही नहीं। वामपंथी उग्रवाद का भी सेल हमारे यहां बना है जो विकास का काम देखता है, और जम्मू कश्मीर सेल भी बना है। ये तीनों क्षेत्र में एक प्रकार से जनजातियों से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं लंबित थी, जो जाते 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 कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में परिवर्तित हो गई। और मोदी जी ने, भाई किरण रिजिजू नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, 19 के बाद नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमने एक के बाद एक के बाद एक के बाद कई सारे कदम उठाए हैं। इतने सारे ट्राइबल्स जातियों के साथ हमने समझौते करे हैं कि आज लगभग अब सफा नॉर्थ ईस्ट के 66% से ज्यादा क्षेत्र से हम उठा लिए हैं और शांति प्रस्तावित। छोटी छोटी घटनाओं को गिनकर पूर्वोत्तर में कांग्रेस के शासन में 6 से 14 तक 8 ही साल के शासन में 8700 घटनाएं हुई थी, और नरेंद्र मोदी जी के शासन में 8 साल में वो 1700 पर पहुंच गई है। 8700 से 1700 का कल्पना कर सकते हैं। पहले 304 सिक्योरिटी पर्सनल का मृत्यु हुआ था 8 साल में, अब 87 लोगों का मृत्यु हुआ है। नागरिकों की मृत्यु 1990-2000 थी, आज घटकर 217 तक सीमित कर दी गई। इससे आप कल्पना कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर कितना बड़ा बदलाव आया है। इसी प्रकार से वामपंथी उग्रवाद की घटना 2009 में 2258 थी, 2021 में 509 तक सीमित कर रह गई। वामपंथी उग्रवाद के जिलों में भी 70% की कमी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लाई है। और पहले मौतों की संख्या नागरिकों की 1005 थी, इसको घटकर अब 147 तक सीमित हो गई। मैं इसलिए बता रहा हूं कि जिस क्षेत्र में शांति होती है उसी क्षेत्र में विकास होता है, और चाहे वामपंथी उग्रवाद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, ये पूरा का पूरा ट्राइब से भरा हुआ क्षेत्र है, वहां जनजाति ही रहती है। तो सुरक्षित पूर्वोत्तर,
सुरक्षित मध्य भारत के वामपंथी उग्रवाद से ग्रसित क्षेत्र एक ट्राइबल कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और एकलव्य स्कूल की भी बात करें तो पहले बजट इसके लिए 278 करोड़ था। इस साल के बजट में हमने इसको बढ़ाकर 1418 करोड़ तक लाने का कहा। कहां 278 करोड़ और कहां 1418? पहले इसके लिए खेल की कोई सुविधाएं शामिल नहीं थी। सबसे अच्छा अगर मेडल कोई ओलंपिक में जीत कर ला सकता है तो मुझे भरोसा है मेरा ट्राइबल बच्चा ही ला सकता है, क्योंकि वो परंपरा से खेलता है। उसको नियमों की जानकारी देनी है, इसके रूल्स समझाने हैं, इसकी प्रैक्टिस करानी है, उसको कोचिंग कराना है और एक प्लेटफॉर्म देना है, बस। वो तो नेचुरल खिलाड़ी है। ये सारे एकलव्य स्कूलों में खिलाड़ियों को तैयार करने की विशेष व्यवस्था हमने की है। और पहले 42,000 रुपया एक छात्र पर खर्च किया जाता है, 42,000। छात्र बड़े हैं वो विषय अलग है, मगर एक छात्र पर भारत सरकार 42,000 रुपीज खर्च करती थी, क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल है। अब 1,09,000 रुपया खर्च करती है। एक छात्र पे जो 42,000 खर्च करते थे उसकी जगह 1,09,000 रुपया का खर्च करते। यही बताता है कि नरेंद्र मोदी सरकार कितनी बारीकी से चीजों को सोचती है और जो योजना लेती है वो योजना को इसकी आत्मा समझकर परिपूर्ण करने का हम प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे ज्यादा जनजातीय सांसद मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं गौरव से कह सकता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा जनजातीय सांसद है। सबसे ज्यादा जनजातीय मंत्री बनाने का गौरव भी किसी को प्राप्त है तो वो भी नरेंद्र मोदी जी को है। और मित्रों, नीतियों बनाने का भी गौरव नरेंद्र मोदी सरकार के पास। छात्रवृत्तियों में भी ढेर सारी बढ़ोतरी हमने की है। 978 करोड़ रुपया 14 में खर्च किया जाता था, अब 2546 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। 978 से बढ़ाकर 2546 करोड़ रुपया। ये जो जंप है वो नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं कर सकता। और जनजातीय उप योजना में 14 में 21,000 करोड़ खर्च किया जाता था। खर्च तो नहीं करते थे, प्रोविजन करते थे। और 21-22 में 21,000 से बढ़ाकर 86,000 करोड़, 86,000 करोड़, 21,000 से 86,000 करोड़ और 93% खर्च। इसका मतलब विकास के पैमाने में कितना ज्यादा करा है। पहले जनजातीय कल्याण की बात करते थे, मगर आदिवासी के घर में पानी था? नहीं था। शौचालय था? नहीं था। उसको स्वास्थ्य के लिए कोई कार्ड दिया था? ना जी, नहीं दिया था। आवास योजना दी थी? ना जी, नहीं दी थी। किसान सम्मान निधि मिलती थी? नहीं मिलती थी। अब सिर्फ मैं आदिवासी समाज, ट्राइबल लोगों की बात करता हूं। ये सारी योजना में जल जीवन मिशन के तहत हर घर में जल पहुंचाने के 1.28 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंच चुका है। फ्लोराइड विहीन शुद्ध जल जनजातीय समाज के घर में 1.28 करोड़ में पहुंचा है। शौचालय 1.45 करोड़ आदिवासियों के घर में, अपने जनजातीय समाज के लोगों के घर में शौचालय पहुंचाए हैं। आयुष्मान कार्ड 42 लाख जनजातीय परिवारों को आयुष्मान कार्ड दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 लाख से ज्यादा जनजातीय परिवारों को घर देने का काम हो गया है। और किसान सम्मान निधि में लगभग 3 करोड़ किसानों को ये फायदा पहुंच रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस ने अगर ये सब मोदी जी के आने के पहले किया होता तो हमारे लिए तो करने को कुछ ही बाकी न रहता। नरेंद्र मोदी जी ने इसका बारीक न केवल आयोजन किया, डिटेल इसका मॉनिटरिंग कर इसको जमीन पर उतारा है। और अर्जुन मुंडा जी भी पूरे जनजातीय मंत्रालय को बहुत अच्छे तरीके फोर्स के साथ गति दे रहे हैं। हम सबके लिए उनका अनुभव भी है।
झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, तो नीचे तक योजनाओं को कैसे ले जाते हैं उसका उनका अनुभव है। इसका फायदा भी देश भर के जनजातीय समाज को मिला है। अतः मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि सारी योजनाएं जो मैंने बताई वो अब तक जनजातीय कल्याण के लिए मोदी जी ने 8 साल में करी है, मगर पहली बार स्ट्रक्चर तरीके से देश भर की जनजाति, छोटी से छोटी जनजाति को समाहित कर उसके कल्याण की योजना ये अनुसंधान केंद्र बनने के बाद होगी, इसकी मुझे श्रद्धा है। और शायद 50 साल बाद जो भी उसकी स्वर्ण जयंती मनाएगा वो कहेगा कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की जनजातियों को समस्या विहीन बनाने का काम इस अनुसंधान केंद्र के माध्यम से करा था। इसकी मुझे श्रद्धा है। आज मुझे यहाँ बुलाए इसलिए भाई अर्जुन मुंडा और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।